नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर सरकार पर इस फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत का दावा है कि जो पैसा प्रदेश के गरीब, असहाय और गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए सुरक्षित रखा गया था, उसे बीजेपी सरकार ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में बांट दिया है। रावत ने कहा कि आम जनता को इलाज के लिए मात्र 3 से 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से जुड़े खास लोगों को 3 से 5 लाख रुपए तक की मदद दी गई है। रावत ने कहा कि आम जनता को इलाज के लिए मात्र 3 से 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और बीजेपी पर खास लोगों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि हरक सिंह रावत खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, इसलिए वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोष से सहायता पूरी तरह नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। अब इस विवाद ने प्रदेश के उन हजारों लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस कोष पर निर्भर रहते हैं। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी में है और मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। भाजपा के तथाकथित पदाधिकारियों के नाम पर चाहे चंपावत और उधम सिंह नगर 2 जनपदों में हमने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए सूचना के अधिकार के तहत लगाया था। जो हमको आंकड़े उपलब्ध किए गए, कुछ लोगों को हर साल, मैं आपको वो नाम वो उपलब्ध करा दूंगा, कुछ नाम जिनको 2 लाख रुपए 24 में भी, 24-25 में भी और 25-26 में एक ही परिवार को, और कुछ ऐसे परिवार जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उस व्यक्ति को भी, उसकी पत्नी को भी, उसके परिवार के कई सदस्यों को 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, यह बहुत बड़ा घोटाला है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, उनके परिवार को, क्या भाजपा सरकार की जिम्मेदारी केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को पालने की है? और ये अगर इसमें पूरी तरह छानबीन हो जाए तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का इससे बड़ा दुरुपयोग मैं नहीं समझता हूं कि देखने को मिला हो। देखिए, विवेकाधीन कोष का किसने कितना दुरुपयोग किया, ये उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कांग्रेस पार्टी की सरकारें विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग जिस तरह से उनके द्वारा किया गया, उन कारणों से भी उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उनका जो दुरुपयोग उन्होंने किया था उसका सबक सिखाया था। चाहे 2002 से 2007 की सरकार की बात करें, चाहे 2012 से 2017 की सरकार की बात करें, किस तरह से बाहरी लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष दिया गया, इसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन हमारी सरकार में पूर्ण पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जरूरतमंदों को ही दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ पंकज सेत्री जी हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुंवर जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुंवर साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है, या फिर ये कह लीजिए आरटीआई के हवाले से जो उनको कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और वो सवाल उठाने से लगे हुए हैं कि ये जो सीएम फंड है, ये जो जनता की भलाई के लिए है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष,
इसमें बंदरबाट हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही इसका लाभ दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीब होना जरूरी है या बीजेपी का कार्यकर्ता होना जरूरी है? इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंडी होना जरूरी है, जरूरतमंद होना जरूरी है। अब वो उत्तराखंडी और जरूरतमंद किसी भी राजनीतिक सामाजिक परिवेश से संबंध हो सकता है। केवल और केवल मुद्दा भी कांग्रेस मुद्दों को भटकाने इस तरह के चुनावी मत में अपनी सबसे प्रोपोगंडा जिन लोगों को लाभ मिला वो उत्तराखंड के वासी, कोई उत्तराखंड से बाहर का पता, कोई बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, सब उत्तराखंड और सब उसमें जरूरतमंद है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं और जितने लोगों ने आवेदन करे मैक्सिमम लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से लाभ मिलता है, समय समय पर मिलता है। इसलिए उसे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से जो उनके पास रिपोर्ट आती है समस्त उत्तराखंड के लिए, समस्त जरूरतमंदों के लिए जो किस तरह की, इसीलिए संविधान के अनुरूप इन फंड का स्टार्ट किया जाता है, संविधान में प्रारूप है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसका प्रोपोगंडा करने का प्रयास किया भी जी बोल रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकारों के विषय में भी तो आपने विवेकाधीन कोष का इस्तेमाल करा, भरपूर करा, उत्तराखंड वासी की मदद कर, चाहे वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम थे, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बढ़िया आरोप किया है क्योंकि आपने मदद करी थी उत्तराखंड। अब वो उत्तराखंड 10% कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो आज अगर लोगों की मदद हो रही है और आप उस तरह छान करके निकाल ठीक है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन है, तो ये आप कुछ मानसिकता का ही ठीक है सर, ठीक है पंकज जी, क्योंकि आप की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि चंपावत में और ऊधम सिंह नगर में ये देखने को मिला है कि जो पात्र हैं उनको तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको जरूर राहत दी जा रही है। अब इसकी जांच कैसे होगी? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है पुष्पेंद्र जी। क्योंकि विवेकाधीन कोष का मतलब ये नहीं कि वो धामी कोष है या धामी जी के पूर्वज उन्हें दे गए हैं कि बांटिए दोनों हाथों से। उस पर सिर्फ जो प्रदेश के गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, या किसी आपदा से पीड़ित हैं, या बीमार हैं, उनके लिए ही स्पष्ट प्रावधान है उसको इस्तेमाल करने का। और ये संविधान ने अधिकार दिया है मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने विवेकाधीन के कोष का इस्तेमाल करे जरूरतमंद लोगों पर, पात्र लोगों पर। ठीक है। परंतु धामी जी ने इसको अपने घर का कोष समझ लिया है और ऐसे कुपात्र व्यक्तियों को भर भर कर दे रहे हैं अब दोनों हाथों से, जैसे ये अपने घर की बपौती इनकी होगी। और अब जब ये भेद खुल गया है तो बौखला रहे हैं। हमारा सीधा सीधा आरोप है, यदि ये लोग आपके नहीं है जिनको आप 1-1, 2-2 लाख रुपए हर साल बांट रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उसको 5-5 हजार रुपए बांट रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको पब्लिक करिए डॉक्यूमेंट को। आपने पिछले अपने कार्यकाल में कितने विवेकाधीन कोष दिए हैं, किस व्यक्ति को दिए हैं, हर साल का ब्यौरा जारी करें। आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं इसका ब्यौरा है? यानी कि आप छुपा रहे हैं, और छुपा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने जुर्म किया है, जिसकी सजा भी आपको कानूनी रूप से मिलनी चाहिए और जनता के सामने भी आपको अभी जनता की अदालत में भी जाना चाहिए। पंकज जी, अभी जैसा आप बोल रहे थे कि सरकार आखिर क्यों उजागर नहीं कर रही है जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल चुका है, ठीक है, उनके नाम सामने क्यों नहीं ला रही है?
अभी मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो उसमें पता चला कि देवभूमि फैमिली आईडी पर इन सभी का डेटा उपलब्ध है। हालांकि मैंने अभी पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है पूरी, आप बता सकते हैं कि क्या ये सत्य है? पूरा डेटा हम मांग कर रहे हैं। हाँ। पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है। हाँ। अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने, हम कह रहे हैं जिलेवार पूरा डेटा उपलब्ध कराए, नाम व्यक्ति के साथ किसको दिया आपने, क्या दिक्कत है करने में? परंतु आपने अपनी सुविधा अनुसार जो आपको सही लग रहा है वो डेटा डाल दिया है। और जो आपने जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी ने आरोप लगाया कि अपने क्षेत्र में और जहां जहां आपके संभावित आपके परिवार के लोग लड़ सकते हैं चुनाव, वहां पर आप उनको प्रभावित करने के लिए, और जो गरीब पिछड़े वंचितों का हिस्सा है, जो उनका अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए, जो संविधान ने उन्हें दिया है, वो उससे आप वंचित कर रहे हैं। उसको सबको पूरा जिलेवार सार्वजनिक करने क्या दिक्कत है? ठीक है। ये जवाब भी मैं जपेंद्र जी से ले लूंगा, लेकिन एक सवाल और पंकज जी ये बनता है कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि आरटीआई के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिली या फिर जो तथ्य निकलकर सामने आए, क्या कुछ सबूत हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सवाल पूछा कि आखिर इसकी छानबीन कैसे होगी, निचोड़ कैसे निकलेगा, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? देखिए, दो तरीके से इस पर कार्रवाई की जा सकती है। हाँ। एक तो मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कबूल करें कि उनके कार्यालय द्वारा या उनके द्वारा गलत लोगों को ये दिया गया है, परंतु ऐसा होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे मुझे शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ठीक है। तो जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ठीक है। दूसरा चारा ये बचता है कि हम और इसका डेटा इकट्ठा करें और फिर इसको भ्रष्टाचार के रूप में लेकर न्यायालय के पास जाएं कि स्वयं मुख्यमंत्री गलत तरीके से बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत है, तो सीधा सीधा कोर्ट का रुख करिए, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या फायदा है? जपेंद्र जी, हाँ ठीक आऊंगा आपके पास। जपेंद्र जी, क्योंकि आरोप तो आपके पास कई बड़े लग चुके हैं, अब दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसे चंपावत और उधम सिंह नगर की बातें सामने आ रही थी और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का जो बड़ा आरोप लगने से लगा हुआ है। अरे पंकज जी खुद अधिवक्ता हैं और संविधान के ज्ञाता हैं और के नेता भी, तो इन्हें तो बहुत पता हो बड़ी संस्था ने इसको लिखा यहाँ। जपेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए। जी देखिए, हमारा कहना है कि पंकज जी तो खुद अधिवक्ता हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो इन्हें तो बेहतर पता है कि भाई नैरेटिव फिक्स करने की जगह ये हकीकत को बयान करें। अब अगर प्रदेश में 80% से ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी में उनको समर्थन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भरोसा जता रही है, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के संबंधित मामले को अगर हम छोड़ दें तो उत्तराखंड वासी कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिसने अप्लाई किया और उसकी अप्लाई करने के बाद उसे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष राहत कोष से अगर कुछ मदद चली गई, तो इसमें तो ये नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास है। भाई, मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी विधायक ने कुछ लिया हो तो बताएं, किसी मंत्री ने कुछ लिया हो तो बताएं, या किसी पदाधिकारी ने कुछ लिया हो संगठन के, तब बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक नैरेटिव फिक्स करने की दृष्टि से कि जी अब हम भ्रष्टाचार के इसमें लेके जाएंगे, उसमें लेके जाएंगे, आप ऑन स्क्रीन में कुछ भी कहते रहिए। और इनके तो, हमारे पंकज जी के पीछे तो इतनी बड़ी बड़ी कानून की किताबें नजर आ रही है। भाई, उस कानून की किताबों में सब लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री जो संविधान के अनुरूप मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, मुख्यमंत्री की पावर्स, राज्य सरकार की पावर्स, जरूरतमंदों को कैसे उसमें मदद की जानी है, उसमें उनका अधिकार क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र को आप छेड़ सकते हैं या नहीं छेड़ सकते, इनके पीछे पड़ी हुई किताबों में सब लिखा हुआ होगा। तो यहाँ बहस करने से पहले वो इन्हें सब मालूम है, लेकिन नहीं जपेंद्र जी अपने मंत्री ने जो बयान दे दिया
या अपने पूर्व मंत्री ने बयान दे दिया तो इन्हें तो नैरेटिव नहीं, ठीक है, ठीक है जपेन जी, चलिए मान लेते हैं अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। अगर आरटीआई के हवाले से कुछ जानकारी मिली है तो क्या आपको लगता है कि वो गलत जानकारी है? बिल्कुल। आप कौन सी आज सूचना जो छुपाई जा सकती है? भाई सूचना के अधिकार में मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी को 1 रुपया भी किया है तो वो आपके सामने है। सरकार ने छुपाया कहाँ है? आप उसे इस सूचना में मांग चुके हैं, आप 10 बार और मांग लीजिए, वो साइडों पर अपलोड है। तो छुपाना उसे कहते हैं कि अगर किसी की मदद करी और वो उसकी मदद को नाम छुपा दिया, तो सब कुछ उपलब्ध है। और आज सूचना के युग में किसी भी चीज को छुपाना संभव ही नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि इस तरह के नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास न करें। मतलब 13 जिलों का पूरा डेटा उपलब्ध है चुनावी वर्ष में। जपेन जी, 13 जिलों का पूरा डेटा ऑनलाइन देख सकते हैं क्या? दुष्प्रचार भी ना करें। ठीक है जपेन जी, 13 जिलों का पूरा डेटा देख सकते हैं क्या, किस किस को लाभ मिला है? बिल्कुल। कहां पर? अधिकार में जो मांगा तो है, इसीलिए तो हम लोग डिबेट कर रहे हैं। और सूचना के अधिकार में अगर ये महीनेवार मांग लेंगे तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, तो सूचना के अधिकार से ही तो जानकारी मिली है। जो कांग्रेस का कहना है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे चेयरमैन लिखा है, पूरा नाम का पता ही नहीं है कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। अगर सूचना के प्रावधान के तहत हर चीज को मांगा जाता है, जितनी सूचना इन्होंने मांगी होगी उन बिंदुओं पे इन्हें सूचना चली गई। अब अगर इन्होंने बिंदु बढ़ाने हैं तो इनका स्वागत। चलिए ठीक है, मानते जाए, चर्चा ठीक है। क्योंकि पंकज जी अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार आप पर भारी है, उस हिसाब से वो बातें कांग्रेस की तरफ से नहीं रखी जा रही हैं। क्योंकि आपने साफ तौर पर कहा कि अभी हम और सबूत इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद हम सीधा न्यायालय जाएंगे। तो अभी ऐसा क्या है कि आप साफ तौर पर स्पष्ट कर सको कि हाँ, सरकार की तरफ से कमी की जा रही है और ये जो अभी छोटा मामला है ये एक दिन बड़े स्तर पर बड़ा मामला निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल पुष्पेंद्र, ये बहुत बड़ा मामला है और ये छोटे मामले ही बड़े मुश्किलों से मिले हैं। ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार जो कांग्रेस आरटीआई लेकर आई थी, एक जनता के लिए कानून जो जनता को ताकत दे रहा है, उसको कमजोर करने का काम भाजपा ने किया है। ये बड़ी मुश्किल से हम आरटीआई लेकर आए हैं। इस प्रकार से आरटीआई देने से इनकार किया जाता है जब तक बिल्कुल अपील पे, फाइनल अपील पे नहीं पहुंच जाते। 1 साल लग जाते हैं आरटीआई लेने में है। उसके बावजूद जब आरटीआई मिलती है तो उसमें तथ्य छिपाए जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने चोरी पकड़ी है उस चोरी पर सरकार खुलकर सामने आए और जिलेवार डेटा जारी करे और हमें गलत साबित करे। हम विपक्ष हैं, हम आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है अपने क्षेत्र में, अपने चहेतों के भविष्य में जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पर कई लोगों को कई लाखों रुपए प्रति वर्ष दिया है। हाँ, और दूसरा अन्य क्षेत्रों में 5-5 हजार रुपए दिए हैं। दूसरा पंकज जी आरोप आप पर भी ये उल्टा लग रहा है कि हरक सिंह रावत एक तरह का झूठ का मायाजाल इस वजह से फैलाने से लगे हुए हैं क्योंकि वो तो खुद ईडी की जांच का सामना करने से लगे हुए हैं। उनके करीबियों, उनकी पत्नी की 101 बीघा संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था। मैं कह रहा हूं आप जांच करवाएंगे तो आपकी एजेंसी ईडी आपके पास है, सेंटर के पास। सेंटर में भाजपा की सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अरे सबकी जांच करवाइए। ईडी सीबीआई से तो क्लीन चिट मिल गई थी उन्हें, अब ईडी से भी क्लीन चिट मिल रही है, क्या दिक्कत है? आप सबकी जांच कराइए और जो दोषी है उन्हें जेल भेजिए, सबको कराइए, मेरी भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो जनता की बात कर रहे हैं, उससे हमें भटकाने के लिए या जनता को भटकाने का प्रयास न करें। सीधे तौर पर बताएं कि आपने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग क्यों किया, जरूरतमंदों का हिस्सा क्यों मारा। ठीक है और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय जाएंगे। हाँ, जपेन जी एक तो पंकज जी का जो सवाल है उसका जवाब, और दूसरा ये क्योंकि आपने कहा कि जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से सभी के सामने हैं, तो अभी एक आइडिया आप दे सकते हैं कि अब तक इस साल कितने लोगों को लाभ मिल चुका होगा? हमने जो सवाल किए पंकज जी ने संवैधानिक पहलुओं पर उनका जवाब दिया ही नहीं। ये तो ये खास कहते हैं भैया हम देश है कि नैरेटिव फिक्स करना
नैरेटिव को फिक्स करने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई एक नाम ऐसा बता दीजिए जो उत्तराखंड के बाहर का है, या 20 नाम ऐसे बता दीजिए कि जिन्हें आप ये कह रहे हैं कि ये एक ही क्षेत्र और एक ही विधानसभा है। 10 नाम बता दीजिए कि जो केवल एक वार्ड के हैं। 5 नाम ऐसे बता दीजिए जो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले। पूरे उत्तराखंड के 13 जिले, पंकज जी सुनिए, पंकज आ रहा हूँ आपके पास। उत्तराखंड के 13 जिले, 1.25 करोड़ की आबादी में से जितने जरूरतमंदों की एप्लीकेशन आई, 90% को मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से नाम दिया गया। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि किसी को 5,000 ज्यादा मिल गए, किसी को 5,000 कम मिल गए। और अगर आपके पास आपको इस बात का दुख है कि किसी को 5,000 कम मिल गए, तो आप उनसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दोबारा से एप्लीकेशन लगवा दीजिए। अगर आज उनकी वास्तव में जरूरत है या नहीं भी है और उन्हें इस बात का दुख है और आपको ज्यादा दुख है कि उन्हें 5,000 कम मिले थे, तो हम वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें जो कम मिला है वो उन्हें मिलकर उनकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इस तरह से नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जपेंद्र जी, हाँ, सूचनाएं ऐसी भी थी कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए सरकार अब की बार 100 करोड़ का प्रावधान करने जा रही है, या किया गया? अगर वो मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ मदद चाहता है तो हमारे पास आ जाए, हम उसकी मदद कर पाए। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, लास्ट कमेंट। जो असली जवाब था, मेरे भाई जपेंद्र जी उस बात को किनारा कर गए कि ये जिलेवार डेटा कहाँ मिलता है, इसका मार्गदर्शन कर दें हमें, तो हम सार्वजनिक तौर पर आपसे माफी मांग लेंगे, मुख्यमंत्री जी से माफी मांग लेंगे कि हमने आपको, जनता को गलत हमने सूचना दी है, उसके लिए माफी मांगते हैं। परंतु जो हम आरोप लगा रहे हैं, तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं, कागजों के साथ हम आरोप लगा रहे हैं, उस पर तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उस पर सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने, मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में और धामी 2 वाले कार्यकाल में कितना जो है विवेकाधीन कोष प्रत्येक जिले में किस किस व्यक्ति को जारी किया है, वो सार्वजनिक कर दें डेटा। सीधा सी बातें जिलेवार। अब इस बात को घुमाना फिराना कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां अब तो सीएजी में वैसे ही पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, समय भी कम है। जपेंद्र जी, लास्ट जल्दी। आरोप ना लगाएं, क्योंकि यहाँ ऑन स्क्रीन हम आपको सारा डेटा तो नहीं दे सकते ना, समय कम रहता है। आप एक आरटीआई दिखाएं, उस आरटीआई में पूछें। आरटीआई क्या, आप मदद लेने, तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। मदद लेने वाले का मोहल्ला और मदद लेने वाले की रकम के कानून भी, हमारे कानून का सारा ही ठीक है, कह रहे हैं। ठीक है। समय भी कम है। जपेंद्र जी, आपका भी, पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन विवेकाधीन कोष को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के सवाल अब सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ हरक सिंह रावत ने आरटीआई का हवाला देते हुए सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस सीएम फंड का कहीं ना कहीं बंदरबाट होने से लगा हुआ है और अगर निष्पक्ष जांच होती है तो करोड़ों का भ्रष्टाचार भी उजागर हो सकता है। आखिर क्या कुछ सच्चाई है और कांग्रेस के पास और कितने पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पंकज छेत्री जी ने कहा कि हम अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद न्यायालय का हम रुख करेंगे। क्या कुछ आगे होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।